नमस्कार विद्यार्थियों। एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास नामक फर्स्ट पेपर में आज का हमारा टॉपिक रहेगा अरस्तु के कानून संबंधी विचार। प्लेटो को हमने जब पढ़ा तो उस समय प्लेटो की रिपब्लिक में ये स्पष्ट था कि उन्होंने कानून या कानूनों का विरोध किया और ये कहा कि ना तो कानूनों की आवश्यकता है और ना ही वकीलों की आवश्यकता है। लेकिन बाद में उन्होंने द लॉज पुस्तक में इसे स्वीकार कर लिया था। अरस्तु की जब हम बात करते हैं तो अरस्तु ने प्रारंभ से ही कानून के बारे में अपने सकारात्मक विचार रखे और उन्होंने ये कहा कि कानून की सर्वोच्चता ही या कानून के सर्वोच्चता को ही हम श्रेष्ठ शासन मान सकते हैं। अरस्तु के जितने भी कृतियां हैं या उनके ग्रंथ हैं उनमें कानून और संप्रभुता जैसी अवधारणाओं का अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। इन उल्लेखों का संकलन करके राजनीति शास्त्र के इन महत्वपूर्ण शब्दों की अरस्तु द्वारा की गई विवेचना की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें संप्रभुता संबंधी विचार कानून संबंधी सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए कानून किसे कहेंगे और कानून की आवश्यकता क्यों है, कानून का शासन क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन सभी के बारे में अरस्तु ने विस्तारपूर्वक अपने विचार व्यक्त किए हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें यूनानी राजनीतिक दर्शन की, तो उसमें कानून की स्थिति और भूमिका को लेकर प्रारंभ से ही एक उलझन बनी हुई थी। उनके जीवन में कानून के प्रति पाई जाने वाली गहरी आस्था को सबसे बड़ा आघात प्लेटो की रिपब्लिक से पहुंचा। ये मैंने अभी आपको स्पष्ट किया था, क्योंकि रिपब्लिक के आदर्श राज्य का प्लेटो ने निर्माण किया और उसमें कानून को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया था। लेकिन अरस्तु ने कानून के संबंध में विचार प्लेटो से भिन्न रखे और उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि सबसे बुद्धिमान ज्ञानी शासक भी कानूनों से उत्कृष्ट नहीं हो सकता। वस्तुतः उन्होंने कानून को योग्यतम शासक से भी उच्चतर स्थान प्रदान किया है। उन्होंने कानून को आवश्यक बुराई के रूप में नहीं बल्कि श्रेष्ठतम अच्छाई के रूप में स्वीकार किया है। कानूनों का अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा कि ये आवेगहीन विवेक है। वे कानून को इच्छा से अप्रभावित विवेक कहकर पुकारते हैं, अर्थात उसने कानून को विशुद्ध विवेक माना है। कानून को उन समस्त बंधनों का सामूहिक नाम दिया जिसके अनुसार व्यक्तियों के कार्यों का नियमन होता है। वह कानून तथा विवेक बुद्धि को पर्यायवाची मानता है। वह कानून को न्याय का आधार, विवेक का पर्यायवाची और नैतिकता का राजनीतिक प्रतिरूप मानता है। उसके अनुसार विवेक बुद्धि मानव कार्यों के नियमन के लिए एक आध्यात्मिक बंधन है। इसी तरह एक प्रकार से नीति और कानून भी समानार्थक संज्ञाएं हैं। अरस्तु ने अपना स्पष्ट मत व्यक्त करते हुए कहा कि नैतिकता के समान कानून का भी एक निश्चित लक्ष्य होता है जिसकी प्राप्ति के लिए राज्य के नागरिक प्रयत्नशील रहते हैं। उनकी मान्यता थी कि नैतिक जीवन का उद्देश्य सद्गुणी जीवन को पाना है और कानून के अनुसार जीवन का लक्ष्य न्याय को पाना है। इस तरह न्याय तथा सद्गुण दोनों एक ही हैं। तो अरस्तु कानून को विवेक मानता है और वह उच्च कोटि का विवेक जिसे किसी प्रकार की लालसाएं, भावनाएं या प्रलोभन कुंठित नहीं कर सकते। यह नैतिकता का सहधर्मी है, अप्रत्यक्ष रूप से नैतिक जीवन के विकास में सहायक होता है तथा यह श्रेष्ठ जीवन के निर्माण के लिए अत्यावश्यक है। बारकर ने सही कहा कि कानून का सार इस तथ्य में है कि यह अव्यक्तिगत शासन है
जिसका विकास नैतिक दूरदर्शिता एवं सूझबूझ से होता है एवं जो मूल रूप में अव्यक्तिगत होने से भार स्वरूप प्रतीत नहीं होता। तो अरस्तु ने यही कहा कि कानून की उद्वेग रहित सत्ता मजिस्ट्रेट का स्थान नहीं लेती, लेकिन वह मजिस्ट्रेट की सत्ता को नैतिक महत्व अवश्य प्रदान करती है। मजिस्ट्रेट की सत्ता को यह नैतिक महत्व इसके बिना प्राप्त नहीं हो सकता। तो कानून को उन्होंने एक शुद्ध विवेक की संज्ञा दी और कानून को सर्वोच्च क्यों माना जाए इसके बारे में भी अरस्तु ने अपने विचार व्यक्त किए। अरस्तु ने यह स्वीकार किया कि कानून का शासन किसी व्यक्ति के शासन से उत्तम होता है। इसी सिद्धांत के अनुसार यदि कुछ लोग शासन करने के लिए अधिक उपयुक्त भी हों तो भी उन्हें केवल कानून के संरक्षक और पालनकर्ता बनाना चाहिए और कुछ भी नहीं। जो कानून को शासन करने देता है उसके बारे में यह मान सकते हैं कि वह केवल ईश्वर और तर्क बुद्धि को शासन करने देता है, परंतु जो मनुष्य को शासन करने देता है वह एक तरह से पशु को शासन करने देता है, क्योंकि लालसा एक हिंसक पशु है और राग द्वेष मनुष्यों के मन को भ्रष्ट कर देते हैं, चाहे वे मनुष्य जाति के शिरोमणि ही क्यों न हो। कानून तर्क बुद्धि का द्योतक है जो किसी लालसा से विचलित नहीं होता। अरस्तु की मान्यता है कि राज्य में चाहे सर्वोच्च सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में हो, चाहे कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो या बहुत सारे लोगों के हाथ में हो, परंतु एक शर्त ऐसी है जो इन सभी प्रकार के राज्यों को पूरी करनी होगी। इन सब में सर्वोच्च सत्ता चाहे किसी के भी हाथों में क्यों न हो, उसे इसका प्रयोग कानून के अनुसार करना चाहिए। उसे सत्ता का प्रयोग न तो मनमाने ढंग से करना चाहिए न कानून को ताक पर रखकर। यदि वह ऐसा करता है तो उसे राज्य कहना ही उपयुक्त न होगा। अरस्तु का कहना है कि ऐसे लोकतंत्र पर यह आपत्ति करना समीचीन होगा कि वह कोई संविधान है ही नहीं। बात यह है कि जहाँ कानून की सत्ता नहीं होती वहाँ कोई संविधान नहीं होता। कानून सबसे ऊपर होना चाहिए और शासकों को केवल स्थिति विशेष के संबंध में निर्णय लेना चाहिए। तो अरस्तु के विचारों के अनुसार शासन का स्वरूप चाहे जो हो, चाहे राजतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, लोकतंत्र हो, ये सभी कानून के शासन के अनुसार होना चाहिए या कानून का शासन सर्वोच्च शासन होना चाहिए। कानून के अनुसार ही सत्ता का संचालन किया जाए, ऐसा अरस्तु का मानना था। राज्य के संबंध में शासक वर्ग की स्थिति की तुलना रोगियों के संदर्भ में उनके चिकित्सक से करते हुए अरस्तु ने पॉलिटिक्स में कानून के महत्व का प्रतिपादन किया और उन्होंने ये कहा कि अपने रोगियों का उपचार करते समय चिकित्सक सदैव कुछ नियमों का प्रयोग करता है। चिकित्सा विद्या के नियम हम उन्हें कहते हैं। वह इनका सही प्रयोग भी कर सकता है और गलत भी। यदि वह सही प्रयोग करता है तो वह एक बहुत अच्छा चिकित्सक होगा और गलत प्रयोग करता है तो खराब चिकित्सक होगा। पर यदि वह नियमों का प्रयोग ही बंद कर दे, यदि वह एकदम मनमाने ढंग से उपचार करने लगे और जब जो कुछ उसके जी में आई वही काम करने लगे, तो इससे वह न केवल निकृष्ट कोटि का चिकित्सक रह जाएगा बल्कि चिकित्सक और रोगी का नाता ही खत्म हो जाएगा। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि उनका संबंध चिकित्सक और रोगी का नहीं रह जाएगा बल्कि कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे कोई पागल किसी को सुइयां चुभोने लगे और इस तरह वह चिकित्सक बन जाए, जिसे सुइयां चुभ हो ही जाए वह उसका रोगी बन जाए। कुल मिलाकर अरस्तु यह स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि राज्य में कोई शक्ति कानून से ऊपर हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसी स्थिति राज्य की प्रकृति के साथ नहीं निभ सकती। इसके बाद अरस्तु ये कहते हैं कि कानून जितना व्यक्ति के लिए आवश्यक है उतना ही राज्य और समाज के लिए भी आवश्यक है। तो कानून की आवश्यकता के पीछे उन्होंने जो कारण बताए उसमें उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति के लिए कानून नकारात्मक और सकारात्मक दो दृष्टियों से आवश्यक है। नकारात्मक दृष्टि से कानून व्यक्ति की पाशविक प्रवृत्तियों का दमन करने और उसे अनुशासन में रखने के लिए आवश्यक है। अरस्तु के अनुसार बुरे और स्वार्थी प्रवृत्तियों के मनुष्यों की संख्या काफ़ी अधिक है,
जो अपने विवेक के अनुसार कार्य न करके अपने स्वार्थ और भावनाओं से निर्देशित होकर कार्य करते हैं। अब क्योंकि कानून शक्ति और उनके जीवन को अनुशासन में रखते हैं या कानून शक्ति पर आधारित होते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों में अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं, उन्हें सद्गुणी बनाते हैं। सकारात्मक दृष्टि से कानून मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है। अरस्तु का यह विचार प्लेटो की लॉज में प्रतिपादित इस धारणा से उत्प्रेरित है कि मनुष्य पूर्ण होने पर श्रेष्ठ प्राणी होता है, पर कानून और न्याय से पृथक होने पर वह निकृष्टतम प्राणी हो जाता है। इसी तरह उन्होंने कानून के स्रोत के बारे में भी बताया और कानूनों के बारे में अरस्तु के विचार हैं कि कानून रूढ़िजन्य अथवा मानव निर्मित नहीं है, अपितु प्रकृतिजन्य है। कानून को प्रकृतिजन्य मानने का अरस्तु का आधार स्वदेश्यता का सिद्धांत भी है। कानून न केवल अपने उत्पत्ति स्रोत के कारण बल्कि अपने उद्देश्यों के कारण भी प्राकृतिक है, मानवकृत नहीं। तो अरस्तु के अनुसार कानून को प्रकृतिजन्य मानने का आधार है उसमें निहित अव्यक्तिगत तत्व। ये तत्व नैतिक दूरदर्शिता तथा सूझबूझ के परिणाम है। कानून का शासन विवेक का शासन है, किसी व्यक्ति अथवा कतिपय व्यक्तियों का शासन नहीं। अतः कानून का स्रोत प्रकृति में ढूंढा जा सकता है, रूढ़ियों में नहीं। इसके निर्माण में विधायकों का जो हमें हाथ दिखाई देता है और जिसके कारण यह हमें प्रकृतिजन्य प्रतीत न होकर रूढ़िजन्य प्रतीत होता है, उस भ्रम को दूर करने के लिए अरस्तु ने यह विचार व्यक्त किया कि विधायक लोग केवल मात्र उसकी घोषणा करते हैं, वे अनुसंधानक हैं, आविष्कारक नहीं। अरस्तु की मान्यता थी कि कोई भी विधायक कानून का निर्माण नहीं कर सकता। अपनी सूझबूझ एवं दार्शनिकता से वह कानून के स्वरूप को खोज निकालने का प्रयत्न करता है और इस प्रकार के खोज कार्य के लिए बड़ी क्षमता तथा विवेक की आवश्यकता होती है। अरस्तु ने ये कहा कि विधायकों का बहुत ही विशिष्ट महत्व है। वह नैतिक दूरदर्शिता तथा सूझबूझ से कानून की खोज करने वाले विधायकों के हाथ में राज्य की संप्रभुता को सौंप देना श्रेयस्कर समझता है, क्योंकि सच्चे विधायक कभी भी अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को राज्य पर थोपने का प्रयास नहीं करते। वे केवल अव्यक्तिगत नियमों को ढूंढ निकालते हैं तथा इन श्रेष्ठ नियमों के अनुसार नागरिकों की प्रवृत्ति को ढालने की कोशिश करके नागरिकों को श्रेष्ठ गुणों से युक्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो अरस्तु का कहना है कि यह तर्क दिया जा सकता है कि कानून का निर्माण करने में लोगों का सामूहिक ज्ञान सबसे बुद्धिमान कानून निर्माता के ज्ञान से बढ़कर होता है। जनसभाओं की राजनीतिक योग्यता पर विचार करते समय वह इस तर्क का और विकास करता है। समूह में मनुष्य एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। एक मनुष्य प्रश्न के एक भाग को समझता है, दूसरा मनुष्य प्रश्न के दूसरे भाग को समझता है। इस प्रकार वे सारे विषयों को समझ जाते हैं। अरस्तु लिखित कानून से प्रथागत कानून को ज़्यादा अच्छा समझते हैं और वह स्पष्ट रूप से इस बात को असंभव मानते हैं कि सबसे बुद्धिमान शासक का ज्ञान प्रथागत कानून से बेहतर होता है। तो इस तरह उन्होंने प्रकृतिजन्य कानून के स्वरूप को स्वीकार किया है। धन्यवाद।